पूरी दुनिया में महिला हिंसा के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया गया है और तमाम मुल्कों की महिलाएं साथ में बहुत सारे पुरुष भी इस मुद्दे पे बातचीत कर रहे हैं। सीक्विन के इस मंच पर हमारे साथ हमारे कुछ ऐसे साथी हैं जो कि ख़ास तौर से बहुत योगदान दे रहे हैं महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा को ख़त्म करने के लिए। और आज अहम दिन है हमारे लिए कि हम पेंडेमिक की वजह से लोगों के बीच में जाकर इस मुद्दे पे बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आज की डेट में जो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाएंगे अपनी बात। सीक्विन की तरफ से ये एक छोटी सी कोशिश है। मैं नसीम खान सीक्विन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मेरे साथ में हैं डॉक्टर रहमान जो कि RWA हाजी कॉलोनी के मेंबर हैं, सामाजिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी बहुत एक्टिव हैं, लोगों के लिए समुदाय के लिए बहुत मेहनत से बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और ख़ास तौर से पुरुषों में एक सकारात्मकता लाने के लिए रोल मॉडल के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की चर्चा में। हमारे साथ अस्मा हैं। अस्मा के बारे में मैं खास तौर से 2 लाइन बोलना चाहूँगी कि जब सीक्विन के साथ पहली बार अस्मा जुड़ी थी तो एक घरेलू महिला थी। केवल बाहर निकलना, लोगों से बातचीत करना उनके लिए इतना आसान नहीं था, लेकिन आज की डेट में वो हमारे महिला पंचायत में की बहुत एक्टिव मेंबर हैं। बहुत सारी महिलाओं की, लड़कियों की बहुत ज़्यादा मदद कर रही हैं वॉलंटरी रूप में महिला पंचायत के तरफ से। और बढ़ते बढ़ते उन्होंने सीक्विन में एक कार्यकर्ता की हैसियत से भी काम किया और आज वो सरकारी तंत्र के साथ जुड़ी हैं, आशा वर्कर के रूप में। तो अस्मा जी, आपका ये सफ़र देखकर हम सीक्विन की तरफ से मैं बहुत मुबारकबाद आपको देती हूँ कि आपने ये सफ़र हमारे साथ तय किया है। हमारी तीसरी मेंबर हैं रेहाना हमारे साथ। रेहाना को मैं अपने शब्दों में इस तरह इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी कि मुझे याद है जब मैं स्कूल में थी तो मेरे प्रिंसिपल ने मुझसे कहा था लड़कियों को होना चाहिए तो नसीम की तरह होनी चाहिए। तो मुझे आज वही बात रेहाना में नजर आती है कि लीडरशिप हो या लोगों के साथ जुड़ने में या मुद्दों पे अपनी राय रखने में सक्षम होना चाहिए तो रेहाना की तरह होना चाहिए। मैंने आपको बहुत सारे प्रोटेस्ट में भी देखा है, आपकी हिम्मत भी देखी है और अपनी बच्ची के मामले में जो आपने आवाज़ उठाई, अपनी परिवार में जो लड़ाई करी, उसकी मैं सराहना करती हूँ खास तौर से। और सीक्विन में इसलिए आपका एक खास मकाम है क्योंकि आप एक मजबूत आवाज़ हैं। उसके बाद मैं निगार को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। निगार का भी सफ़र छोटा सा 4 लाइन में मैं कहूँगी। निगार सबसे पहले एक कम्युनिटी मेंबर की तरह, एक ग्रुप मेंबर की तरह हमारे SHG की मेंबर थी। फिर उसके बाद महिला पंचायत की मेंबर बनी, घरेलू महिला थी, लेकिन इनकी भागीदारी देखते हुए, इनकी समझदारी देखते हुए इन्होंने वॉलंटरी रूप से उन ग्रुप्स के साथ काफ़ी भूमिकाएं निभाई। और एक मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं एज ए कंसल्टेंट सीक्विन के साथ थी जब उस टाइम पे, तो मैंने नोट किया था इनका योगदान और समझदारी। फिर जब हमारे यहाँ वैकेंसी निकली है मेरे सामने आई तो हमने तुरंत पॉजिटिव रिकमेंडेशन देते हुए इनको अपॉइंट किया क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल इनके अंदर नज़र आ रहा था। और जिस तरह से इन्होंने प्रोफेशनल लाइफ में एक जर्नी की है और आज एक कामगार महिला हैं और परिवार भी देखती हैं, उसके साथ साथ इन्होंने पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी लंबा सफ़र तय किया है, तो हम शेयर करेंगे साथ में। तो मैं शुरुआत करना चाहूँगी निगार से ही, क्योंकि निगार हमारे सीक्विन के साथ कलेक्टिव कोऑर्डिनेटर के रूप में काम कर रही हैं और महिला हिंसा के जो केसेस आते हैं महिला पंचायतों के माध्यम से भी और डायरेक्ट हमारे ऑफिस में भी उसको देखती हैं, उनके आंकड़े देखती हैं और उनका एनालिसिस विश्लेषण भी करती हैं। तो निगार, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप बहुत कई सालों से इस मुद्दे पर काम कर रही हैं, तो अगर मैं छोटी सी बात कहूँ कि 2019 से 2020 के मुकाबले में महिला हिंसा के केसेस में क्या फ़र्क आपने महसूस किया है, खासतौर से लॉकडाउन के दौरान? 2019 के मुकाबले 2020 में और खासतौर पर लॉकडाउन के पीरियड में सबसे ज़्यादा केसेस बढ़े हैं। अगर मैं बात करूँ मई 2019 में तो हमारे पास मई में 20 केसेस और 10 केसेस थे, लेकिन 2020 में हमारे पास 18 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं।
और जून में हमारे पास 12 केसेस थे, वो बढ़कर हमारे पास 21 केसेस हो गए। और जुलाई 2019 में हमारे पास 7 केसेस थे, और जुलाई 2020 में हमारे पास 34 केसेस बढ़े हैं। और अगस्त में कहूँ तो 10 केसेस थे हमारे पास 2019 में, और 20 में हमारे पास 34 केसेस बढ़े। तो 2019 के मुकाबले 2020 में हर महीने हमारे केसों में बढ़ोतरी हुई है। 2019 में जो हमारे पास केसेस थे, ज़्यादातर केसेस थे शारीरिक हिंसा, आर्थिक हिंसा, लेकिन 2020 में जो केसेस में बढ़ोतरी हुई है, आर्थिक हिंसा और शारीरिक हिंसा के साथ साथ चाइल्ड अब्यूज, चाइल्ड मैरिज, सेक्सुअल हैरेसमेंट, इस तरह के केसेस भी हमारे साथ बढ़ते हैं। बहुत बड़ा नंबर है। अगर ये नंबर जो निगार बता रही हैं, जो महिला पंचायतें जो जामिया नगर इलाके में सीपी के अंडर में बनी हैं और लगभग 200 महिलाएं उसके साथ जुड़ी हैं और वॉलंटरी काम करती हैं महिला हिंसा के लिए, अगर वहाँ पर ये बढ़ोतरी नोट की गई है तो आप दिल्ली जैसे शहर, पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में जो सामने आ रहा है, इसकी गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो अस्मा जी, आप महिला पंचायत की मेंबर हैं बहुत सालों से और बहुत लोगों की आपने मदद की है बढ़ के। आपको क्या लगता है जो ये केसेस बढ़े हैं लॉकडाउन के दौरान, क्या कारण है, क्यों बढ़े हैं? ये लॉकडाउन के कारण ज़्यादा बढ़े हैं केसेस, क्योंकि कारोबार से आदमी परेशान होने की वजह से भी हुए हैं, और दूसरा कि लॉकडाउन में आदमी खाने पीने की कमी की वजह से भी हुए हैं। इसकी वजह से ज़्यादा केसेस बढ़े। लड़ाई झगड़ा घर में तो होता ही होता है, बाहर भी होने लगा, खाने पीने की कमी की वजह से भी होने लगे थे। तो मेरे नज़र में जितने भी केस आए हैं अब तक, वो लॉकडाउन में ही ज़्यादा आ रहे हैं। मैंने इस बारे में बताया भी था कि लॉकडाउन में केस ज़्यादा हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये खाने पीने की कमी, कारोबार की कमी, घर में आदमी रहता है 24 घंटे आदमी घर में रहता था, जब तो सुबह काम पे चले जाते थे, शाम में आते हैं। लेकिन ये जब घर में मियाँ बीवी दोनों एक साथ रहते हैं तो वही मियाँ बीवी में आपस में होती इस वजह से ज़्यादा झगड़े पड़े। शराब का भी एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण शराब भी है। इसमें शराब पीने की वजह से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े घर से लेकर बाहर गलियों तक आ चुके हैं। उसके बारे में मैं आपसे कहूँगी कि लड़ाई झगड़े के कारण शराब की बहुत बड़ी वजह है। अस्मा जी, आपने बहुत अहम कारण बताया है कि फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन मसला ये है कि खाने पीने की अगर कमी थी, कारोबार नहीं था, नौकरी नहीं थी, आमदनी नहीं थी, तो ये फ्रस्ट्रेशन क्या केवल पुरुष को था, महिला को नहीं थी क्या ये फ्रस्ट्रेशन? तो फिर महिलाओं के साथ हिंसा के मामला बढ़ने के पीछे एक बहुत बड़ा सवाल नहीं है। पुरुष के लिए तो जस्टिफिकेशन हो जाता है कि वो फ्रस्ट्रेशन में था इसलिए उसने कर दिया, तो महिला जब फ्रस्ट्रेशन में आए तो फिर वो क्या करे? अगर महिला को कोई भी दिक्कत होगी तो वो अपने हस्बैंड से बोलेगी पहली बात तो, और हस्बैंड बोल देते हैं कि काम नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है, वो नहीं है, ये नहीं है, और वो शराब पीने के लिए पैसे ले जाते हैं, घर से सामान चुरा चुरा के ले जाएंगे, तो औरत तो बोलेगी, तो औरत के साथ तो हिंसा होनी बराबर है ना, क्योंकि औरत बोलना ही गलत है। सारे आज तक भी रिवाज बदल गए, लेकिन सारे नहीं बदले। आदमी ही मर्द होता, घर का मुखिया है मैन, औरत की वैल्यू कुछ भी नहीं है, जो बहुत कम है। मगर अभी बहुत ज़्यादा यही देखा जा रहा है, औरत की वैल्यू नहीं है, इसलिए वो घर में भी नहीं आवाज़ उठा पाती है, बाहर तो जब उठाएगी। तो इसीलिए सबसे बड़ा कारण आदमी घर के जो मुखिया बने हुए हैं उनका है, और जो पीने खाने का है, शराब ये सब जो करते हैं ना, उनसे उन घरों में बहुत ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा उन्हीं घरों में होती है जिस घर में कारोबार नहीं और शराब ज़्यादा पीते हैं। ये इसका मतलब ये है कि आज भी वो कहावत बहुत हद तक सही है कि औरत की जबान चलती है, मर्द के हाथ चलते हैं। सही बात है, तब्दीली आई है, लेकिन इतनी नहीं आई है कि ये कहावतें बदल सकें। अगला सवाल मैं रेहाना आपसे पूछना चाहूंगी। आप एक आशा वर्कर भी हैं और उसी इलाके में रहती हैं, महिला पंचायत की मेंबर भी हैं, तो किस तरह के कुछ केसेस तो बताए अस्मा जी ने जो कि कारण थे हिंसा के, इसलिए मामला से आ रहा है, लेकिन अगर आप एक आशा वर्कर की हैसियत से देखती हैं तो किस तरह के मामला हिंसा के औरतों के साथ सामने आए हैं ज़्यादा? मुझे लगता है मैंने फील्ड लॉकडाउन के दौरान बहुत फील्ड वर्क किया है, जिससे मुझे ये पता चलता है हमारे समाज में आज भी काफ़ी घर ऐसे हैं जहाँ महिलाओं के खिलाफ रात में घर में हस्बैंड आता है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा मार पिटाई करता है।
वही हस्बैंड जब घर में परमानेंट है तो वही चीजें उसने बढ़ावा दिया इन चीजों को। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े, मार पिटाई 24 घंटे में वो घर में मौजूद है। घर में खाना नहीं है, बीवी कंप्लेंट कर रही है, लेकिन उसने इस चीज का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, लड़ाई की। साथ ही सबसे ज्यादा जो मुझे लगता है, मैंने बात की है सेक्सुअल हैरेसमेंट, सबसे ज्यादा ये चीज बढ़ी है। कुछ दिन बाद नशे की दुकान, जो नशे के आदि थे, शराब की दुकानें खोल दी गई हैं। लोगों ने खाने की चीजें, जरूरत अपनी फैमिली की पूरी ना कर नशे को पहले करना जरूरी समझा। नशा करने के बाद में ये चीजें और हिंसा बढ़ी, घर में लड़ाई झगड़ा भी हुआ। नशा करने से पैसों की भी परेशानी, दिक्कतें हुई। नशा करके उसने लड़ाई झगड़े किए, सेक्सुअल हैरेसमेंट भी किए। उसके साथ साथ समाज में आसपास में चोरी भी हुई इस चीज को लेकर। तो मेरे हिसाब से ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट तो आपने सेक्सुअल हैरासमेंट की बात कही, जो आमतौर से हमारे समाज में लोग उसका जिक्र करते हुए भी आज भी उसे एक बुराई समझते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि औरतें उसकी भुक्तभोगी हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी। मेरे आसपास एक महिला है, डोमेस्टिक हेल्पर थी, और राशन जब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था तो हमने जब उसको बुलाया, क्योंकि वो मेरी अपनी ही डोमेस्टिक हेल्प है, और जब मैंने उसके यहाँ मैसेज भेजा कि राशन ले जाइए, तो उसका हस्बैंड घर में था, लेकिन वो नहीं आया। यानी राशन कलेक्ट करने के लिए भी महिला आएगी, एक चीज, खाना भी वही बनाएगी, ठीक। जो घरेलू कलेश है पति के फ्रस्ट्रेशन की, वो भी वही झेलेगी। और फिर क्योंकि वो पत्नी है और पति मालिक है, तो यौनिक हिंसा भी वही सहेगी। फ्रस्ट्रेशन में आदमी का कहाँ मूड होगा कि महिला उसकी जरूरतें पूरी कर सके, और अगर ना करे, साथ ना दे, तो फिर हिंसा है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। मुझे लगता है शायद अब ये वक्त आ गया है जब हमें खुलकर इन मुद्दों पर भी बात करनी पड़ेगी। कहने के तो हम कहते हैं कि पति और पत्नी गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों को मिलकर परिवार चलाना है, दोनों को मसलों का हल साथ मिलकर करना है, लेकिन ऐसी स्थिति में ये सारी बातें बहुत बड़ा सवालिया निशान छोड़ जाती हैं। इसके बाद मैं डॉक्टर रहमान आपसे बात करना चाहूँगी, क्योंकि आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा रहते हैं, लोगों से संपर्क में रहते हैं। लॉकडाउन के दौरान खासतौर से जब हमें बहुत सारे मुद्दे हिंसा के सुन रहे हैं, तो आपको क्या लगता है पुरुषों की क्या भूमिका रही है? नॉर्मली मैं देखूँ तो पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। समाज में हर तरह के लोग हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि दोनों तरह से किस तरह से पुरुषों ने रोल अदा किया है इस दौरान। शुक्रिया मैं मुझे जहाँ तक ये लगता है कि औरतों को सुरक्षा ज़्यादा से ज़्यादा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये लॉकडाउन में मैंने देखे हैं, मैंने केसेस खुद भी मैंने देखे हैं कि 80% महिलाओं पे अत्याचार हुआ, उससे हिंसा का शिकार हुई है। 80% महिलाएं हिंसा का शिकार हुई है इसमें, ये मैंने देखा है। और बाकी इसमें मैंने ये भी देखा है कि लोग शराब पी करके आते हैं, अपने वाइफ पे जुल्म करना, और उसके लिए आप पैसों का मामला भी है और काम का भी मैटर है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। और बात ये योगदान की, तो बहुत सारे पुरुष हैं जो महिलाओं की हेल्प की है लॉकडाउन में जाकर के, लोगों को काफ़ी मदद पहुंचाई है, औरतों के घर में राशन बंटवाया, बहुत सारे उनके इलाज के बारे में काफ़ी उनको हेल्प किया गया, उनको काफ़ी मदद मिली है औरतों को। लेकिन ज़्यादातर महिलाओं को यही देखा गया घर में कि उनके हस्बैंड उन पर जुल्म कर रहे हैं, शराब पी करके या फिर नशा, कोई भी दूसरा नशा करके या पैसों को लेकर के, सारी परेशानियाँ महिलाओं पे ही आती हैं। तो इसके लिए इस बात को लेकर के बहुत अफसोस भी होता है, और आज पुरुष को आगे बढ़ना चाहिए, अपने महिलाओं की सुरक्षा करनी चाहिए। हर आदमी अपने आप को ये सोच ले कि हम अपने तरीके से अपने महिलाओं को, चाहे हमारी वाइफ हो या हमारे पड़ोसी हो आसपास में, उनको जितना हो सकता है सुरक्षा उतना दे सके। तो ये शुक्रिया। जहाँ तक आपका बार-बार मैं कह रही हूँ, बहुत पहुँच है लोगों तक, क्या हम आने वाले समय में आज के दिन की चर्चा के बाद इस तरह की कोई खास रणनीति पर ध्यान दे सकते हैं कि अपने साथ आप जैसे बहुत सारे पुरुषों को जोड़ें और एक सकारात्मक लाने की कोशिश करें? कि एक तो होता है कि हमें प्रोटेक्शन देना चाहिए, उससे ऊपर उठ के मैं कहूँगी कि औरतों को हिंसा मुक्त जीवन जीने का अधिकार है।
बाइज्जत तरीके से ज़िंदगी जीने का अधिकार है। क्या हम पुरुषों के माध्यम से, अपनी चर्चाओं के माध्यम से पुरुषों तक ये मैसेज पहुंचाकर अपने इस अभियान में शामिल कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, हम बिल्कुल कर सकते हैं। हर आदमी को सोचना चाहिए आज के दौर में कि हर पुरुष इस चीज़ को दिल में ठान ले और पक्का इरादे के साथ ये कर ले कि हमें इस चीज़ को करना है, इनको किस तरह से हमें योगदान करना है। जो आदमी जिस अपने लेवल से जितना हो सकता है, जरूरी नहीं कि हर आदमी अपने लेवल के भर के जितना हो सकता है वो अपनी अहमियत के एतबार से वो योगदान करे। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि काफ़ी सुरक्षा औरतों को, लेडीज़ को मिलना शुरू हो जाएगा। बट लोग सोचते नहीं है अपने आप में। तीन तरह के लोग होते हैं, एक सोचते हैं चलो बाद में कर लेंगे, एक चलो ठीक है तो कुछ देर में कर लेंगे, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं इमीडिएटली पहुँचते हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे भी आए, हमने ऐसे भी देखे हैं लाइफ में कि कितनी दूर से लोग कॉल करते हैं कि हमें कुछ भी नहीं है, महिलाएं फ़ोन कर रही हैं और मर्द फ़ोन नहीं करते हैं कि घर में बिल्कुल खाने को नहीं है, तो रात को 2-2 बजे भी उनको वहाँ पे जाके राशन पहुँचाया गया है। तो ये हर तरह के पुरुष में हर तरह के लोग हैं जो इस तरह की चीज़ कर रहे हैं। अस्मा, मैं आपके पास पहले आऊंगी। ऐसा कोई केस हुआ है, कोई मामला, आपका कोई तजुर्बा है जो आप हमसे बांटना चाहेंगी कि कोई मामला हुआ और आपको लॉकडाउन के दौरान उस महिला की मदद करने में कोई चुनौतियां आई हों, या आपने उसे कैसे हल किया हो, कैसे उस महिला की, क्योंकि जाहिर बात है पाबंदी थी आने जाने में और हिंसा बढ़ी, तो ऐसे में आपको ऐसा आपको याद आ रहा है कोई ऐसा मामला जिसमें आपने खासतौर से मदद की हो महिला हिंसा में, तो मैं थोड़ा हमारे साथ शेयर कीजिए। जिसमें लड़की का केस था, उसमें FIR करानी थी उसको, उसके साथ हम गए थे, थाने गए थे उसके साथ FIR कराने, लेकिन वहाँ पर कोई FIR नहीं लिखी जा रही थी, ना उनको हम बात भी नहीं कर रहे थे। वो लोग हमसे कह रहे थे कोई नहीं लिखी जाएगी, लॉकडाउन चल रहा है, आप लोग घर जाइए, कोई FIR नहीं लिखा रही। 1 हफ्ता लग गया हमें भागा दौड़ी करते करते, उसके बाद भी हमारी कोई भी मतलब कोई भी बात नहीं हो पा रही थी उनसे, कर रहे वो बात ही नहीं करना चाहते पहली बात तो हमसे। फिर हम DCP के ऑफिस गए, वहाँ पर उनसे हमने महिला पंचायत साहब से जुड़े हुए हैं, सिक्वेंस से जुड़े हुए हैं, उसका आई कार्ड डाला था हमने, तो निगार से भी बात करी थी इस बारे में, तो निगार ने हमें सलाह दी कि आप ऐसे करिए। तो आई कार्ड डाल के जब हम वहाँ पर पहुँचे तो उन लोगों ने हमसे बात भी बहुत अच्छे से बात की, बैठाया, उसके बाद हमारी FIR भी लिखी गई। उसी केस में हमें 1 हफ्ता लग गया था, उसी को FIR दर्ज कराने में 1 हफ्ता लग गया था कम से कम, मगर बहुत मुश्किलें आई थी, लेकिन सिटीजन के माध्यम से समझ लो या कैसे भी, उसके बाद हमारी सुनवाई हुई वहाँ पर, उस केस को FIR कर दिया गया, हो गया बातचीत। ये तो आपके हाथों का केस था, आपके मोहल्ले का केस था, और आपकी महिला पंचायत का केस था। पता नहीं कैसे जब हिंसा के मामला इतने बड़े हैं और पुलिस का रिस्पांस ये रहा है, तो डबल सवाल का निशान है कि एक तरफ हिंसा बढ़ी है, एक तरफ पुलिस ने साथ नहीं दिया, क्योंकि पुलिस लॉकडाउन की ड्यूटी पर थी। मैं किसी भी मैकेनिज्म को दोष नहीं दूंगी आंख बंद करके, लेकिन हम केवल स्थितियों का आकलन करके उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना के कई हमारे SHO साहब खुद पॉजिटिव हो गए थे कोरोना के। हालांकि मैं उनसे फ़ोन पे कॉन्टैक्ट में थी, उनसे पासेज वगैरह हम ले रहे थे सीक्वेंटिंग के लिए, ताकि हम काम कर सकें, रिलीफ का काम उसमें कर सकें, तो बहुत सारे थे। लेकिन ये 2 ही मार थी औरतों में, एक तरफ हिंसा का बढ़ना, एक तरफ लीगल इंटरवेंशन ना कर पाना, ये उससे भी बड़ा चुनौती रही। रेहाना, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं आपसे सुनना चाह रही हूँ। ऊपर डबल अत्याचार हुआ इसमें। एक तो वो हिंसा, मेरी एक फ्रेंड की बेटी के साथ ऐसा ही केस हुआ था, वो थाने में जैसे तैसे वो कोशिश कर थाने में पहुंची, लेकिन आज भी कुछ महिलाएं जब कदम बढ़ाती हैं तो पुरुषों का ये होता है कि उन्हें दबाकर पीछे धकेल दिया जाता है, कि उनके कदम को पीछे हटा दिया जाता है। उसने थाने जाकर बहुत कोशिश की, वहां से उसे ये रिस्पॉन्स मिलता है कि पुलिस उसको बोलती है कि नहीं घर में बैठो, तुम्हारी इज्जत कोर्ट के चक्कर लगाओगी, इज्जत का मामला है, बेटी की इज्जत का मामला है, इस चीज को घर में ही खत्म करो। तो आज भी हमारे समाज में ये माहौल है कि औरतें अगर आगे बढ़ती है ना तो उन्हें पीछे पुश किया जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर ध्यान देना चाहिए। मुद्दे और जो खास तौर से उठाने की जरूरत है, उसमें कोई लंबी लिस्ट है उसके लेकिन ये चर्चा एक हद तक ही की जा सकती है आज के पैनल में। लेकिन जाते जाते मैं एक सवाल निगार आपसे करना चाहूँगी
या एक कामकाजी महिला है, वर्किंग वीमेन है और जॉइंट फैमिली में भी रहती है। इन दिनों लॉकडाउन के दौरान खासतौर से आपने क्या अपनी जिंदगी में कोई बदलाव महसूस किया, कोई चुनौतियां महसूस की, कोई प्रेशर महसूस किया? तो मैं थोड़ा जानना चाहूँगी आपसे। मुझे 2 रोल प्ले करने पड़े। एक तो मैं हाउसवाइफ हूँ और एक मैं प्रोफेशनल एम्प्लॉय हूँ। तो लॉकडाउन से पहले तो मुझे इतना मेरे साथ आसान था, इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता था। लेकिन एक वर्किंग वूमेन के साथ साथ मुझे ये भी देखना है कि मैं अपने वर्किंग हार्स जो है उनका भी ध्यान रखूँ और अपने घर के कामों को पूरा कर सकूँ, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं अपने ऑफिस का काम करती हूँ, उसे मुझे रात में करना पड़ता है। इस तरीके से मुझे मेरे ऊपर काफ़ी बर्डन पड़ा है काम का। और मेरे साथ साथ ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जिनको इन चुनौतियों का सामना करना पड़ा इस लॉकडाउन में। निकाल आपके घर में एक सेट एनवायरनमेंट है, रूटीन है, फिर शाम में आके हम काम कर लेते हैं, तो थोड़ा माइंड उस हिसाब से सेट था। लेकिन अभी जो उथल पुथल मची, क्योंकि मैं सामने हूँ तो खाना मुझे ही गर्म करना है, चाय मुझे ही देनी है, बर्तन मुझे ही उठाने हैं, तो इस तरह का दबाव बहुत ज़्यादा महसूस हुआ। हालांकि जब ये शुरू हुआ तो हम अपनी टीम के साथ बात कर रहे थे, तो ये कह रहे थे कि आप जब घर से इस तरह का काम करोगे तो शायद आपके घर वाले आपके काम को ज़्यादा इज्जत दे पाएंगे, ज़्यादा आपके काम को गंभीरता से ले पाएंगे। लेकिन हुआ कुछ उलट ही है। तो आई एम श्योर आप लोगों की अपने अपनी ओपिनियंस हैं, तो मैं जरा सुनना चाहूँगी कि देखिए, खासतौर पे हिंदुस्तान की महिलाएं अपने आप को ज़्यादा लाचार और ज़्यादा मतलब कोई हेल्प न कर रहा हो, ऐसे अपने आप को समझ करके वो और ज़्यादा अपने आप को नुकसान पहुँचाती है। मेरी एक रिक्वेस्ट है सारे महिलाओं से कि देखिए, वो अपने आप को लाचार और ये ना समझे, वो बहुत बड़ी एक पावरफुल महिलाएं हैं। आज के दौर में एक मजदूर की भी बेटियां बहुत पावर रखती हैं अपने आप को। अगर हर महिलाएं अपने अंदर ये अहद कर ले कि नहीं, हमें किसी भी काम के लिए आगे बढ़ना है और अपने आप को भी बचाना है और दूसरी महिलाओं को भी बचाना है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी अत्याचार महिलाओं पे होती है, जितने जुल्म होते हैं, वो कम होने के ये भी एक सबब है। हर महिलाएं अपने आप को तैयार है फाइट करें। जैसे एग्जाम्पल, एक आदमी ठेस लगने से गिर गया, वो गिरा ना रहे, वो कोशिश करके उठे, फिर ठेस लगता हो, फिर गिरे, फिर उठे। तो अगर उठते रहेंगे, गिरते रहेंगे, तो वो आदमी कामयाब भी हो जाएगा और आगे भी बढ़ जाएगा। और एक बार अगर चोट लगी, गिर गई, अगर वो उठने की कोशिश नहीं की, तो फिर जाहिर सी बात है महिलाओं अपने आप को सुरक्षा नहीं समझती है। इसीलिए सबसे हमें रिक्वेस्ट है कि अपने आप को आगे बढ़ें, कोशिश करें कि हम आगे बढ़ के हर चीज़ का मुकाबला करें, बाकी ऊपर वालों पे छोड़ते हैं। शुक्रिया। और घर का हाउस वाइफ भी है, इस बारे में मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। हाउस वाइफ ये भी है कि घर का भी काम देखना और बाहर का भी करना, दोनों काम बहुत ही मुश्किल होते हैं। अगर हस्बैंड काम करके आएंगे तो उन्हें आते पानी दिया जाता है, चाय दी जाती है, उन्हें बिठाया जाता है कि नहीं काम पे आया। सास भी यही बोलती है, मेरा बेटा काम पे आया। अगर कोई काम अगर लेडीज करके आती है तो उसे क्या मिलता है, चूल्हा, कि जाओ चूल्हे पे चाय बना के लाओ, खाना गर्म करके लाओ, जल्दी से दो, बेटा भूखा है मेरा। तो वो चीज़ औरतों को तो कभी नहीं दी गई है, ना शायद ही दी जाती होगी। 100 में से 10 घर ऐसे होते हैं जिनको ये चीज़ें जानी जाती है, मतलब जो थोड़े समझदार हैं, जो समझते हैं कि हाँ ये भी एक औरत है या आदमी है, ये भी काम पे से आई है। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, मैं भी हाउस वाइफ भी हूँ, घर भी देखती हूँ, बाहर भी देखती हूँ, फिर मेरे छोटे बच्चे भी हैं, उनको भी देखभाल करना, तो सारी चीज़ें ना एक साथ करने में मैं खुद थक जाती हूँ। रात में कितना काम होता है, आशा वर्कर का काम बहुत ज़्यादा होता है, लिखने का काम बहुत ज़्यादा होता है, रेहाना कोई पता है, लेकिन उसका काम मैं हमेशा रात में ही करती हूँ। 2-2, 3-3 बज जाते हैं मुझे रात में काम करते हैं, तो मैं हमेशा रात में इसीलिए करती हूँ और फिर सुबह टाइम से उठती हूँ, तो ये चीज़ ज़्यादा है। आप चाहेंगे कि एक बार बराबर चर्चा चलती रहे, क्योंकि जाहिर बात है जब तक हम मुद्दों पे बात नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे, तब तक लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे और उसको जब तक गलत को गलत नहीं करेंगे तब तक उसे सही करने की कोशिश नहीं की जाएगी। तो ये आज की चर्चा उसी की तरफ एक कदम था, जो कि हम बहुत सालों से कर रहे हैं। मुझे ज़्यादातर में मैं देखूँ तो कम से कम 30 साल से ज़्यादा होगा मुझे इन मुद्दों पे काम करते हुए, और आज भी जो 30 साल पहले मुद्दे आते थे कहीं ना कहीं आते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बदलाव नहीं आया है, बदलाव नहीं आया होता तो आप और हम यहाँ ना बैठे, बदलाव जरूर आया है, इसलिए उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हाँ कहीं ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत है। तो इसी नोट के साथ आज की चर्चा मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ और सीक्विन की तरफ से आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ और उम्मीद करती हूँ
कि आने वाले वक्त में हम इलाके के सभी आशा वर्कर्स, सभी RWA मेंबर्स और सभी लोकल ग्रुप्स, NGO नेटवर्क्स को जामिया नगर में मैं देख रही हूँ बहुत संगठित रूप में सब लोग इकट्ठा ओखला को बदलने के लिए काम कर रहे हैं। हम यकीनन उसमें कामयाब होंगे, ये मुकम्मल हमारा यकीन है। शुक्रिया।